अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था रिसेप्टर का टॉपिक कि रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर का इंपॉर्टेंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमने इंट्रोडक्शन टू रिसेप्टर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर कि कितने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, या एक सेल में कितने किस्म के रिसेप्टर पाए जा सकते हैं। तो अगर आप लोग टाइप्स ऑफ रिसेप्टर पे आए तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर अकॉर्डिंग टू लोकेशन के कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो 3 जगहों पे किसी भी पर्टिकुलर सेल में रिसेप्टर पाए जा सकते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन पे पाए जा सकते हैं, दूसरा साइटोप्लाज्म पे पाए जा सकते हैं, तीसरा न्यूक्लियस के अंदर पाए जा सकते हैं। तो किसी भी सेल में ये 3 जगहों पे रिसेप्टर हो सकता है। जो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर होते हैं वो मोस्टली डिटेल में होते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं वो पाए जाते हैं। अदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में एक किस्म के रिसेप्टर ही पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, बट उनके लिए जो केमिकल आता है उनमें उनके जो नेचर होता है उनमें डिफरेंस होता है। तो जो मेन कंपोनेंट है रिसेप्टर का वो है सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल पे सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो अगर आप लोग सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर पाए जाते हैं। एक जो फर्स्ट रिसेप्टर पाया जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होता है उसे हम कहते हैं 7 पास रिसेप्टर। उसे हम क्या कहते हैं? 7 पास रिसेप्टर। 7 पास हम इसे क्यों कहते हैं ये हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो 7 पास रिसेप्टर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल में, हमारी बॉडी में जितने भी 7 पास रिसेप्टर होंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे वो 3 किस्म के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं GS, एक को हम कहते हैं GI, एक को हम कहते हैं GQ। अब इन 7 पास रिसेप्टर को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, GS, GI, GQ। अब इसे हम G ही क्यों कहते हैं, मतलब कोई और कंपोनेंट क्यों नहीं कहते, कोई और अल्फ़ाबेट से हमने उससे क्यों जाहिर नहीं किया, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। अब सेकंड जो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है वह 7 पास के अलावा जो हो सकते हैं दैट इज़ 1 पास रिसेप्टर। 1 पास रिसेप्टर हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय 1 पास रिसेप्टर। 1 पास रिसेप्टर में 2 किस्म के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर, दूसरे को हम क्या कहते हैं आयन चैनल रिसेप्टर। तो ये क्या है? 1 पास रिसेप्टर है। तो हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाए जाते हैं दैट इज़ 7 पास रिसेप्टर एंड 1 पास रिसेप्टर। 7 पास रिसेप्टर में 3 किस्म के होते हैं, GS, GI, GQ। 1 पास रिसेप्टर 2 किस्म के हो सकते हैं दैट इज़ एंजाइम लिंक रिसेप्टर एंड आयनो चैनल। तो अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये क्या है? ये एक सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। तो ये 3 किस्म के सेल मैंने बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाए जाते हैं वो 7 पास रिसेप्टर है, तो वो कौन कौन से हैं तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट सेल में। सेकंड सेल में हम सेम सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं दैट इज़ 1 पास रिसेप्टर। तो 1 पास रिसेप्टर कौन से होते हैं, एंड थर्ड वन इज़ थर्ड सेल, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि साइटोप्लाज्म इंट्रासेल्युलरली साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट सेल को देखें तो ये क्या है? ये एक सेल है। अब सेल का क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है और इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है। तो अब अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या होगा? ये सेल मेम्ब्रेन होगा। अब सेल मेम्ब्रेन पे हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं दैट इज़ 7 पास रिसेप्टर, दैट इज़ 7 पास रिसेप्टर। अब इस डायग्राम में मैंने ये 3 किस्म के 7 पास रिसेप्टर बनाए हैं। अब हम इसे 7 पास रिसेप्टर क्यों कहते हैं? हम इस रिसेप्टर को जो कि सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं 7 पास रिसेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो डोमेन्स होते हैं ना, ये इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 बारी ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? 7 पास रिसेप्टर कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट जो नाम है इसका दैट इज़ 7 पास रिसेप्टर। अब ये भी 7 पास है, ये भी 7 पास, तो 3 किस्म के 7 पास मैंने बनाया है। सेकंड, हम इस 7 पास रिसेप्टर को कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है। अब हम इसे सर्पेंटाइन क्यों कहते हैं? सर्पेंटाइन कहते हैं सांप को, क्या कोबरा सांप नहीं होता, जो कोबरा सांप होता है, तो इसका भी जो शक्ल होता है अगर आप लोग इसके शक्ल को देखें तो ये क्या है? कोबरा सांप की तरह होता है। तो दैट्स वाई हम इस 7 पास रिसेप्टर को सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? सर्पेंटाइन रिसेप्टर। अब थर्ड, इस 7 पास रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? इस 7 पास रिसेप्टर को हम G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी कहते हैं।
अब हम इनको क्या कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी कहते हैं। अब हम इसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्रासेल्युलरली अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, हमने क्या कहा था कि एक रिसेप्टर का एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, यहाँ पे ये क्या है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है किसी भी रिसेप्टर का, और एक होता है इफेक्टर डोमेन। एक क्या होता है, इफेक्टर डोमेन होता है एक रिसेप्टर का। अब जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, अगर उनका डोमेन है, एक है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, एक है इफेक्टर डोमेन, तो उसका जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा वो आउटसाइड द सेल होगा और जो इफेक्टर डोमेन होगा वो इनसाइड द सेल होगा। अब यहाँ पे जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो आउटसाइड द सेल है, वो ये है, ठीक है, वो ये है। अब यहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ कोई भी बाहर से हार्मोन आया और वो इसके साथ अटैच हो गया, अटैच हो गया। तो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ हार्मोन, हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हार्मोन क्या होता है, वो एक लाइगेंड होता है, ठीक है। तो इसके साथ ये हार्मोन आके अटैच हो गया और इस रिसेप्टर को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो इस रिसेप्टर के इफेक्टर डोमेन के साथ, इस रिसेप्टर के इफेक्टर डोमेन के साथ इंट्रासेल्युलरली 7 पास रिसेप्टर सर्पेंटाइन रिसेप्टर के साथ इंट्रासेल्युलरली इस इफेक्टर डोमेन के साथ यहाँ पे एक प्रोटीन अटैच होता है, उस प्रोटीन का नाम है जी प्रोटीन। उसका नाम क्या है, जी प्रोटीन, उसका क्या नाम है, जी प्रोटीन है। अब इसी तरह ये सेकंड है, ये क्या है, सेकंड 7 पास रिसेप्टर है। अब इसके साथ भी यहाँ पे अगर कोई हार्मोन अटैच होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हार्मोन अटैच होता है तो ये भी इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा इंट्रासेल्युलर डोमेन के साथ। इसके साथ भी यहाँ पे एक क्या अटैच होता है, इसके इफेक्टर डोमेन के साथ यहाँ पे एक सेकंड जी प्रोटीन अटैच होता है, इसी तरह ये 3rd नंबर रिसेप्टर। अब 3rd नंबर रिसेप्टर के साथ भी अगर यहाँ पे कोई भी हार्मोन अटैच होता है तो वो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर लेता है। अब इसके इंटरनल डोमेन के साथ, इफेक्टर डोमेन के साथ भी एक प्रोटीन अटैच होता है जिसका नाम क्या है, जी प्रोटीन। इसका क्या नाम है, जी प्रोटीन। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, ये एक रिसेप्टर है 7 पास रिसेप्टर, ये दूसरा रिसेप्टर है, ये तीसरा रिसेप्टर है, तीनों है 7 पास रिसेप्टर ही, तीनों है सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी। अब तीनों के साथ इंट्रासेल्युलरली जो इफेक्टर डोमेन होता है उसके साथ एक प्रोटीन अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड जी प्रोटीन। सेकंड के साथ भी जी प्रोटीन, थर्ड के साथ भी जी प्रोटीन। दैट्स वाई ये जो रिसेप्टर होता है ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है इंट्रासेल्युलरली थ्रू जी प्रोटीन। मैंने क्या कहा था कि कोई भी रिसेप्टर का जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है उसके साथ कोई भी हार्मोन अटैच हो जाए, वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो इंट्रासेल्युलरली जो एक्शन परफॉर्म करता है वो रिसेप्टर, वो किसके जरिए करता है, वो इफेक्टर डोमेन के जरिए करता है। अब यहाँ पे इस इफेक्टर डोमेन के साथ जो चीज़ अटैच होती है दैट इज कॉल्ड जी प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन इसके साथ अटैच होगा तभी ये वाला रिसेप्टर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा इस जी प्रोटीन के जरिए। इस रिसेप्टर के साथ ये जी प्रोटीन अटैच होगा तभी ये रिसेप्टर एक्शन करेगा इस जी प्रोटीन के जरिए। सिमिलरली 3rd नंबर के साथ भी जब तक ये जी प्रोटीन अटैच नहीं होता तो ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये जो 7 पास रिसेप्टर होता है, इफेक्टर डोमेन पे एक जी प्रोटीन अटैच होता है जिसके ज़रिए वो इंट्रासेल्युलरली एक्शन परफॉर्म करता है। दैट्स वाई हम इन तीनों रिसेप्टर को, हम 7 पास रिसेप्टर को क्या कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ कपल बनाता है, रिलेशन बनाता है, रिश्ता बनाता है, कपल हो जाता है, उसके बाद ही अपना एक्शन शो करता है। अगर ये जी प्रोटीन नहीं है तो ये वाला रिसेप्टर फंक्शनलेस है, ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब हमने क्या कहा कि जितने भी 7 पास रिसेप्टर होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, GS, GI एंड GQ। तो हमने क्या कहा कि हम इसे G ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ जो G प्रोटीन होता है इंट्रासेल्युलरली G प्रोटीन कपल्ड में होता है। किस चीज़ में होता है,
कपल्ड में होता है, दैट्स वाई इसे हम जी प्रोटीन कहते हैं, GS, GI, GQ। अब इसमें कुछ जो होंगे वो GS होंगे, कुछ GI होंगे, कुछ GQ होंगे। तो ये 3 किस्म के रिसेप्टर होते हैं। अब GS का क्या मतलब है, GI का क्या मतलब है, GQ का क्या मतलब है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये फर्स्ट वाला 7 पास रिसेप्टर है। अब इसके साथ भी जी प्रोटीन अटैच होगा, जब भी ये एक्टिवेट होगा तो इसके साथ भी ये जी प्रोटीन अटैच होगा। ये सेकंड नंबर है, इसके साथ भी जी प्रोटीन, इसके साथ भी जी प्रोटीन, लेकिन इनके फंक्शन में डिफरेंस होता है। ये इसका जो फंक्शन होता है ना, हर एक का फंक्शन अलग अलग होता है, हर एक का फंक्शन अलग होता है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है तो ये है जी प्रोटीन। अब इसके 3 यूनिट होते हैं, कितने यूनिट होते हैं, 3। एक को हम कहते हैं अल्फा यूनिट, दूसरे को हम कहते हैं बीटा यूनिट, तीसरे को हम क्या कहते हैं, गेमा यूनिट। अब यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे जी प्रोटीन है, तो सेकंड नंबर पे जो जी प्रोटीन है तो इसके भी 3 सब यूनिट होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा यूनिट, दूसरे को हम कहते हैं बीटा एंड तीसरे को गेमा। इसी तरह थर्ड पे भी अल्फा, बीटा एंड गेमा। अब तीनों के सब यूनिट भी सेम है, अल्फा बीटा गेमा, अल्फा बीटा गेमा, अल्फा बीटा गेमा। अब इसका जो अल्फा यूनिट होता है, फर्स्ट नंबर का जो जी प्रोटीन है, इसका जो अल्फा यूनिट होता है, ये जब भी ये रिसेप्टर इस प्रोटीन के साथ कपल बना के इस जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है तो ये वाला जो अल्फा यूनिट होता है ये कुछ चीज़ें स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है, ये कुछ चीज़ें स्टिमुलेट करता है, ये कुछ चीज़ें स्टिमुलेट करता है। कुछ चीज़ों को, ये एक चीज़ होती है सेल मेम्ब्रेन पे, उसे ये क्या करता है, ये वाला अल्फा यूनिट ये स्टिमुलेट करता है। अब सेम जब सेकंड रिसेप्टर इस जी प्रोटीन के साथ कपल बना के रिश्ता बनाएगा और इसे एक्टिवेट करेगा तो इसका ये जो अल्फा यूनिट है ये कुछ चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, ये कुछ एक चीज़ होती है सेल के अंदर, उसे क्या करता है, ये अल्फा यूनिट अगर ये स्टिमुलेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट, तो ये क्या करता है, ये उसे इनहिबिट करता है, ये उसे क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब थर्ड नंबर ये वाला जो रिसेप्टर है तो इसके साथ जब ये जी प्रोटीन कपल बनाता है और ये वाला जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और ये इसका जो अल्फा यूनिट है ये ना ही इस चीज़ को एक्टिवेट करता है ना ही ये इस चीज़ को इनहिबिट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला जो अल्फा यूनिट है ये उस चीज़ को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। ये वाला जब एक्टिवेट होता है तो ये उसको इनहिबिट करता है। ये वाला ये दोनों काम नहीं करता, ये वाला ये दोनों काम नहीं करता, ये कुछ और अपनी मर्जी के काम करता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो ये अल्फा यूनिट इनहिबिट करता है, ये अल्फा यूनिट स्टिमुलेट करता है, उसे हम कहते हैं, यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं एडिनालाइल साइक्लेज। एडिनालाइल साइक्लेज। अब ये जो एडिनालाइल साइक्लेज होता है ये क्या होता है कि ये इस अल्फा यूनिट की वजह से, इस रिसेप्टर के अल्फा यूनिट की वजह से ये क्या होता है, ये इनहिबिट होता है। और इस अल्फा यूनिट, इस रिसेप्टर के अल्फा यूनिट, जी प्रोटीन के अल्फा यूनिट की वजह से ये क्या होता है, ये स्टिमुलेट होता है। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो ये इसे स्टिमुलेट करता है, जब ये एक्टिवेट होगा तो ये इसे क्या करता है, इनहिबिट करता है। डिटेल से हम इंशाल्लाह GI पे डिटेल से लेक्चर लेंगे कि कैसे स्टिमुलेट करता है, पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इसे इनहिबिट करता है, ये इसे स्टिमुलेट करता है। तो जो वाला जी प्रोटीन जिसका अल्फा यूनिट इस एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, उस प्रोटीन को हम कहेंगे GS, उसे हम क्या कहेंगे, GS। तो ये वाला क्या है, ये GS है। अब ये क्या करता है, ये इस एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं GI। GS मीन जी स्टिमुलेटरी, जी स्टिमुलेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। GI मीन अल्फा यूनिट इसे क्या करता है, इनहिबिट करता है, तो ये है G इनहिबिटरी, G इनहिबिटरी। अब ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर, इसका जो अल्फा यूनिट एक्टिवेट होता है तो ये ना ही इस एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है ना ही ये इसे इनहिबिट करता है, ये अपनी मनमानी के कुछ काम करता है। वो हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम GQ पढ़ेंगे। तो ये अपनी मनमानी से कुछ काम करता है, पता नहीं है कि ये क्यों कर रहा है। अब है ये भी जी प्रोटीन लेकिन ये इसे ना ही इनहिबिट कर रहा है ना ही एक्टिवेट कर रहा है, ये अपनी मनमानी के कुछ काम करता है, पता नहीं कि क्यों ऐसा कर रहा है, पता नहीं कि क्यों ऐसा करता है। तो दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं क्यों। ये आपको मेमोराइज करने के लिए कि आप लोगों को याद रहे कि इसे हम GQ कहते हैं, एक GQ भी होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं कि ये GQ है।
होना ये चाहिए कि ये अल्फा यूनिट भी या इसे इनहिबिट करता या एक्टिवेट करता, स्टिमुलेट करता, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये कुछ और किस्म के काम करता है जो कि पता नहीं है कि ये क्यों करता है। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, GQ कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो 7 पास रिसेप्टर होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं GS, एक को हम कहते हैं GI, एक को हम कहते हैं GQ। तो तीनों को हम GSQ कहते हैं, GIQ कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ये हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इसका जो एक्शन है वो क्या होगा, इसका जो एक्शन है वो क्या होगा, इसका जो एक्शन है वो क्या होगा। फॉर नाउ ये 3 किस्म के रिसेप्टर होते हैं, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर या 7 पास रिसेप्टर। सेकेंड नंबर हमने क्या कहा है कि 1 पास रिसेप्टर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे ही होते हैं, लेकिन वो 1 पास होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक एंजाइम लिंक होता है, एक आयन चैनल होता है। तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या होता है कि ये एक रिसेप्टर है, ये अगेन सेल मेम्ब्रेन पे है। अब वो 7 पास है, 7 पास हम इसे क्यों कहते हैं कि वो 7 बारी क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को। अब ये 1 पास है, तो 1 पास हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बारी ही, ये देखें, एक बारी क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को। अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक बारी क्रॉस कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं 1 पास रिसेप्टर। ठीक है, अब ये 2 है, 1 पास रिसेप्टर ये भी है, 1 पास रिसेप्टर ये भी है। लेकिन ये जो 1 पास है इसका अगर आप लोग एक्सटर्नल डोमेन देखें, आप एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन देखें, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन अगर आप देखें तो इसका लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ यहाँ पे कोई भी हार्मोन अगर अटैच हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कोई भी हार्मोन अटैच हो जाता है, तो इसका जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है ये वाला, ये इसके साथ कोई G प्रोटीन नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होता। इसके साथ क्या अटैच होता है, यहाँ पे इंट्रासेलुलरली एक एंजाइम अटैच होता है। इंट्रासेलुलरली क्या अटैच होता है, एंजाइम अटैच होता है। इट्स मीन कि इसका जो इफेक्टर डोमेन होता है उसके साथ क्या अटैच होता है, एंजाइम ने लिंक बनाया होता है, उस एंजाइम के ज़रिए वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, है 1 पास रिसेप्टर, एक बारी क्रॉस किया है सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन इसके साथ जो लिंक बनाया है, एंजाइम ने बनाया है, एंजाइम के ज़रिए अपना एक्शन, इंट्रासेलुलर एक्शन परफॉर्म करता है। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, अब ये सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर पर क्या है, ये भी 1 पास रिसेप्टर ही है, मेम्ब्रेन को एक बारी ही क्रॉस कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो एक्सटर्नल डोमेन है, इसके साथ कोई भी हार्मोन अटैच हो जाता है। यहाँ पे अगर एक हार्मोन अटैच हो गया, यहाँ पे अगर एक हार्मोन अटैच हो गया, तो इसके साथ जब कोई भी हार्मोन अटैच हो जाता है तो इसके साथ नीचे इंट्रासेलुलर डोमेन के साथ कोई एंजाइम अटैच नहीं होता, कोई G प्रोटीन कपल नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। इसके बीच ही एक रास्ता होता है, इसके बीच ही क्या होता है, एक चैनल होता है। इसके बीच ही क्या होता है, एक खाली रास्ता होता है, एक चैनल होता है। अब जब तक हार्मोन इसके साथ अटैच नहीं है वो चैनल क्लोज है। वो चैनल फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये चैनल है, तो ये क्या है, ये क्लोज है। अब जैसे ही कोई भी हार्मोन इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये वाला चैनल क्या हो जाता है, ये वाला चैनल ओपन हो जाता है। ये वाला चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे ही ये वाला चैनल ओपन हो जाता है तो इसके ज़रिए आयन की मूवमेंट होती है। इसके ज़रिए क्या होती है, आयन बाहर से अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बाहर क्या है, बाहर है सोडियम, बाहर क्या है, सोडियम है। ठीक है, अब अगर हार्मोन आता है इस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है 1 पास रिसेप्टर के साथ और वो इस चैनल को ओपन करता है तो क्या होता है, इससे आयन की मूवमेंट होती है। सोडियम बाहर से अंदर आता है, सोडियम बाहर से अंदर आता है। या कोई ऐसा चैनल है जिसके ज़रिए पोटेशियम बाहर जाता है, सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है। तो ये है आयन चैनल। आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं जिसके साथ कोई भी हार्मोन अटैच हो जाता है, 1 पास रिसेप्टर होता है, हार्मोन अटैच हो जाता है, वो किसी एंजाइम के साथ लिंक नहीं है, कोई G प्रोटीन नहीं है, ले वो जस्ट चैनल का काम करते हैं। लेकिन वो चैनल किसके लिए होते हैं, वो आयंस के लिए होते हैं। वो किसके लिए होते हैं, आयंस की मूवमेंट के लिए होते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये आयन चैनल रिसेप्टर है। ये क्या है, आयन चैनल रिसेप्टर है। ठीक है, तो 1 पास रिसेप्टर कितने किस्म के होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर,
एंजाइम लिंक रिसेप्टर, तो इसका इंटरनल डोमेन के साथ कोई भी एंजाइम अटैच होता है जिसकी वजह से वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सेकंड होता है आयन चैनल रिसेप्टर। तो आयन चैनल कौन से होते हैं कि रिसेप्टर के साथ कोई भी हार्मोन अटैच हो जाता है तो वो उस हार्मोन की वजह से आयन चैनल ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से आयन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर। अब आयन चैनल रिसेप्टर में भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ होते हैं एक्साइटेटरी, कुछ क्या होते हैं एक्साइटेटरी, कुछ होते हैं इनहिबिटरी, कुछ क्या होते हैं एक्साइटेटरी, कुछ होते हैं इनहिबिटरी। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये आयन चैनल जो रिसेप्टर होते हैं, तो आयन चैनल रिसेप्टर दो किस्म के होते हैं, ये हम डिटेल से इसका पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं एक्साइटेटरी, एक को हम कहते हैं इनहिबिटरी। अब एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का मतलब क्या है? एक्साइटेटरी का मतलब है कि आप लोगों को पता है कि कोई भी जब सेल होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एग्जांपल न्यूरोनल सेल की, अगर नर्वस सिस्टम के सेल के एग्जांपल ले लें तो नर्वस सिस्टम के सेल में भी जो चैनल होते हैं तो वो तो या एंड पे जाके एक्साइटेटरी होते हैं या तो इनहिबिटरी होते हैं। इनहिबिटरी का मतलब क्या है कि अगर ये इन चैनल ओपन होता है और इससे कुछ ऐसे केमिकल की मूवमेंट, आयंस की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से ये जो सिग्नल होता है ये आगे ना जाए, ये स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये एक सेल है, न्यूरोनल सेल है, ये क्या है, ये दूसरा सेल है, ये क्या है, दूसरा सेल है। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जब सिग्नल आता है ऊपर एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए, ये न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है। अब इसने क्या करना होता है कि यहाँ पे कुछ चैनल ओपन हो जाते हैं, हम डिटेल से पढ़ेंगे इसमें कि हम यहाँ पे कुछ चैनल ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो फिर यहाँ से रिलीज़ होते हैं और वो केमिकल क्या करते हैं, फिर आगे इस सिग्नल को फर्स्ट न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब अगर ये चैनल क्या करता है कि इसमें से कुछ ऐसे केमिकल अंदर आए, कुछ ऐसे आयन अंदर आए जो कि इस ट्रांसमिशन को रोकता है, तो ऐसे आयन चैनल को हम कहते हैं इनहिबिटरी आयन चैनल। उसे हम क्या कहते हैं, इनहिबिटरी आयन चैनल रिसेप्टर। अब अगर कोई ऐसा चैनल है जो कि बाहर से कुछ ऐसे आयंस लेके आता है जिसकी वजह से ये केमिकल रिलीज होता है और ये सिग्नल जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, तो इसे हम कहते हैं एक्साइटेटरी आयन चैनल। और ये हमारे न्यूरोनल सेल में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ न्यूरोनल कंडक्शन, न्यूरोनल ट्रांसमिशन को एक्साइटेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कुछ हमारे न्यूरोनल कंडक्शन को इनहिबिट करते हैं। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम आयन चैनल को अलग से रिसेप्टर को पढ़ेंगे। तो हो गया सेल मेम्ब्रेन पे 7 पास रिसेप्टर भी सारे होंगे, 3 किस्म के GS, GI, GQ, और 1 पास रिसेप्टर भी एंजाइम लिंक रिसेप्टर एंड आयन चैनल रिसेप्टर हो गए हैं। डिटेल से हम एक एक को अलग से पढ़ेंगे, GS, GI, GQ, एंजाइम लिंक रिसेप्टर एंड आयन चैनल को डिटेल से हम अलग अलग पढ़ेंगे। जो सेकेंड 1 रिसेप्टर्स है जो कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो सेल में पाए जा सकते हैं, तो वो होते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में। अब इन दोनों का जो एक्शन होगा वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होता है कि यहाँ पे 3rd नंबर सेल पर देखें तो यहाँ पे ये हार्मोन है, यहाँ पे ये हार्मोन है, तो ये आ जाता है अंदर साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में इस हार्मोन के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है और वो रिसेप्टर क्या करता है, वो हार्मोन क्या करता है, इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। ये रिसेप्टर कहाँ चला जाता है, ये रिसेप्टर आ जाता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में ये DNA के साथ अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये DNA है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये इस DNA के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब जैसे ही DNA के साथ अटैच हो जाता है तो ये अपना एक्शन फिर DNA के ज़रिए परफॉर्म करता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और न्यूक्लियस में DNA के साथ ही पाए जाते हैं, DNA के साथ ही पाए जाते हैं, DNA के साथ अटैच होता है। अब ये वाला क्या करता है कि कोई भी हार्मोन आता है, कोई भी हार्मोन आता है वो एंटर हो जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से होकर वो चला जाता है न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में जैसे ही चला जाता है तो ये इस रिसेप्टर के साथ न्यूक्लियस में ही अटैच हो जाता है। अब जैसे ये न्यूक्लियस में ही अटैच हो जाता है तो इसका भी काम क्या होता है कि DNA को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब फ़र्क क्या है इन दोनों में कि ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसका जो एक्सटर्नल ये जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन इस रिसेप्टर का, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर का,
ये क्या है, लाइजिंग बाइंडिंग डोमेन, और ये क्या है, ये है इफेक्टर डोमेन, इफेक्टर डोमेन। अब इसका लाइजिंग बाइंडिंग डोमेन भी साइटोप्लाज्म में है और इफेक्टर डोमेन भी साइटोप्लाज्म में है। अब इसका जो इफेक्टर डोमेन होता है ये डीएक्टिवेट होता है। ये कब एक्टिवेट होगा, जब इसके साथ कोई भी हार्मोन आएगा तो ये वाला रिसेप्टर मूव करेगा फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू न्यूक्लियस, और इसका जो इफेक्टर डोमेन होगा वो डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा और डीएनए को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, तो उसका जो इफेक्टर डोमेन होता है यहाँ पे ये देखें तो ये ऑलरेडी डीएनए के साथ अटैच होता है, ये ऑलरेडी डीएनए के साथ अटैच होता है। अब कोई भी हार्मोन जो कि इस रिसेप्टर के लिए रिलीज होता है वो आएगा डायरेक्टली डीएनए में और इसके साथ अटैच होगा और अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये था इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया है, मतलब ये एक ही जगह पे सेल मेम्ब्रेन में क्यों नहीं बनाए, ये साइटोप्लाज्म में ही सिर्फ क्यों नहीं बनाए, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग को पता हो कि प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल या प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हार्मोन्स को, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होते हैं। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इस रिसेप्टर के बाद एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तो एंडोक्राइनोलॉजी से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सारे रिसेप्टर पता होने चाहिए। अगर आप लोग को रिसेप्टर का नहीं पता तो आप लोग एंडोक्राइनोलॉजी सीख ही नहीं सकते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये हार्मोन कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर आप लोगों को रिसेप्टर का पता है तो मैं ये कहूँगा कि एक हार्मोन आ गया वो जीएस के साथ अटैच हो गया, तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जीएस आगे क्या करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जीएस का एक्शन क्या है। तो जब हम रिसेप्टर को डिटेल से स्टडी करेंगे तो आप लोगों को हर एक हार्मोन का एक्शन पता चल जाएगा कि एक हार्मोन जीएस पे एक्ट करता है तो वो जीएस से क्या परफॉर्म करेगा, अगर वो जीआई पे एक्ट करता है तो जीआई के एंड के रिजल्ट में एक्शन क्या होगा, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया है कि सेल मेम्ब्रेन पे कुछ बनाया है, कुछ साइटोप्लाज्म में बनाया है। अब मैंने कल भी कहा था कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हार्मोन है, यहाँ पे क्या है, एक हार्मोन है, और वो हार्मोन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन इस हार्मोन ने इंट्रासेल्युलरली एक्शन परफॉर्म करना है, इस हार्मोन ने इंट्रासेल्युलरली एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन वो अंदर जा नहीं सकता, वो अंदर जा नहीं सकता। तो इसके लिए रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे होंगे। इसके लिए रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे होंगे। वो या वो रिसेप्टर जी क्यों होगा, या वो रिसेप्टर GI होगा, या वो रिसेप्टर GS होगा, और यहाँ पे या वो रिसेप्टर क्या होगा, चैनल होंगे, या वो रिसेप्टर एंजाइम लिंक रिसेप्टर होंगे। तो ऑल दोज हार्मोन, ऑल दोज केमिकल, ऑल दोज ड्रग जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, उसमें ये एबिलिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, तो उसके लिए जो रिसेप्टर होंगे एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो सेल मेम्ब्रेन पे होंगे। या तो फिर वो 7 पास रिसेप्टर होंगे, या तो फिर वो 1 पास रिसेप्टर होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा हार्मोन है, सेकंड मंद, यहाँ पे ये दूसरा हार्मोन है और वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है, वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है, उसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सके, तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर का होना ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, उसके लिए साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होंगे। अब कोई ऐसा 3rd नंबर मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए जो रिसेप्टर होंगे वो न्यूक्लियस में होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को भी इजीली क्रॉस कर लेगी और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी इजीली क्रॉस कर लेगी, तो उसे न्यूक्लियस में आएगा और वो अपना एक्शन जो है वो न्यूक्लियस में परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है, तो वो एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड वाटर सॉल्युबिलिटी। मीन्स कि अगर कोई ऐसा हार्मोन है, कोई ऐसा हार्मोन है जो कि लिपिड सॉल्युबल हो, जो कि लिपिड सॉल्युबल हो, वो लिपिड में डिसॉल्व हो, तो वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकती है। इट्स मीन कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से मिलके बनी है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी है, तो वो अगर लिपिड सॉल्युबल हो तो वो इजीली डिफ्यूज हो सकती है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। या तो वो बहुत ही छोटा हो, बहुत ही माइक्रो मॉलिक्यूल हो, बहुत ही माइक्रो हार्मोन हो, तो वो भी इजीली इस मेम्ब्रेन के ज़रिए डिफ्यूज़ हो सकती है और वो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर जा सकती है। तो उसके लिए रिसेप्टर का सेल मेम्ब्रेन पे होना ज़रूरी नहीं है। सेकंड, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं,
तो वाटर सॉल्युबल लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो जब वो लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकती तो वो अंदर नहीं आ सकता, तो उसके लिए जो रिसेप्टर होंगे वो सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे। तो कुछ बेस्ट एग्जांपल जो कि मैं दे देता हूँ वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल की, 2-3 हार्मोन के नाम मैं लिख देता हूँ, एंडोक्राइनोलॉजी में हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होंगे तो वो मोस्टली उन हार्मोन के लिए होंगे जो वाटर सॉल्युबल हो, जो क्या हो, वाटर सॉल्युबल हो। हमने सिर्फ एक फैक्टर पढ़ा इस वजह से, ठीक है, और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, चार्ज्ड, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल वगैरह। तो वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होंगे, क्यों, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। उसका जो एग्जांपल है, या फिर प्रोटीन इन नेचर हो, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल हो, प्रोटीन हो, तो वो भी मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस हो नहीं कर सकती। तो वाटर सॉल्युबल में फर्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन हम ले लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम ले लेते हैं, FSH हम ले लेते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, या तो वो GS होंगे, GI होंगे, या तो वो GQ होंगे। सेकंड, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के लिए तो वो मॉलिक्यूल होंगे जो कि वो कंपोनेंट, वो हार्मोन होंगे जो कि लिपिड सॉल्युबल हो, जो कि लिपिड सॉल्युबल हो, तो वो मेम्ब्रेन को इसीलिए क्रॉस कर पाएगी, वो अंदर आ सकती है। तो उसके लिए रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होंगे। तो वो कौन से होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, अल्डोस्टेरोन हो गया, अल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन जो होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ये इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। और इसके लिए रिसेप्टर भी कहाँ पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। एक और होता है टायरोसिन, जो कि बहुत ही छोटा होता है, तो उसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को भी इजीली क्रॉस कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी इजीली क्रॉस कर सकते हैं, तो उसके लिए रिसेप्टर न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये ऑल टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर, मतलब ऑल टाइप नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर जो कि मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, जो कि हम एंडोक्राइनोलॉजी में भी, फार्माकोलॉजी में भी डिटेल से डिस्कस करते हैं, हर एक जगह पे ये सामने आते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर दिए हैं। होपफुली इस लेक्चर से आपको टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 7 पास रिसेप्टर पे डिटेल से कि GS का क्या एक्शन है, GI का क्या एक्शन है, GQ का एक्शन है। इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।